अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक्सरसाइज 2.1 लेके। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे हम। आप लोगों से एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है इंक्रीजिंग नॉलेज और मैं हूँ शुजा अली। आज हम इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इन क्वेश्चन में जो भी कन्फ्यूजन होगी, आपकी तमाम कन्फ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज वहाँ पर 2.1 स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें बताना है ये कौन सी टाइप है। सबसे पहली टाइप जो है इसके अंदर यहाँ पर दी हुई है डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसके यहाँ पे जितने भी नंबर हैं 0 0 0 0 0 0 होने चाहिए, जबकि डायगोनली यहाँ पे कोई भी नंबर हो, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एलिमेंट वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर एलिमेंट सेम होगा तो वो डायगोनल नहीं होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डायगोनली यहाँ पे सारे एलिमेंट अलग अलग हैं और यहाँ पे सब जगह पे यहाँ पे इसके ज़ीरो है। सो ये यहाँ पर कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा जो मैंने टाइप बताई है वो बताइए कॉलम मैट्रिक्स की। क्या बताया मैंने? सेकंड वाला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में याद रखिएगा एक ही कॉलम होता है। कितने कॉलम होते हैं? एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स होगा, एक ही कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही कॉलम मौजूद है, एक ही कॉलम मौजूद है। रो कितनी है? दो रो हैं, जब कॉलम कितना है? एक है। जब एक कॉलम मौजूद होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अब रॉ मैट्रिक्स के अंदर बता था अगर एक ही रो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रो कितनी, एक ही रो है, तो यहाँ पर रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, तो ये यहाँ पर रॉ मैट्रिक्स होगी। तीसरा मैंने यहाँ पे, चौथा जो मैं यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 0 आयोटा आयोटा 0, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है? ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हैगा, लेकिन और कौन सा मैट्रिक्स है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मैं एक ही वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो ए ही आ जाए तो यहाँ पर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर मैं एक ही वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करूँ और उसके साइन चेंज हो, अगर मैं उसका साइन चेंज करूँ, आगे बताऊँगा क्या स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, तो हमारे पास ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। इंडिपेंडेंट क्या होता है हमारे पास? अगर मैं ए को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कराऊँ तो ए ही आ जाए तो वो वाली कंडीशन बनेगी, सही है ना, इंडिपेंडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ए का स्क्वायर लूँ और आइडेंटिटी बन जाए, आई बन जाए, मतलब 1 0 0 1 बन जाए, तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा होगा? ए का मैं कॉन्जुगेट लूँ फिर इसको ट्रांसफॉर्म करूँ तो ए बन जाए तो हर्मिशियन कहलाएगा। स्क्यू हर्मिशियन क्या होगा? ए को कॉन्जुगेट लूँ, ट्रांसफॉर्म करूँ और यहाँ पर ए नहीं बने, नेगेटिव बने, मतलब ए का साइन चेंज हो, तो यहाँ पर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनेगा। सो ये सारी की सारी जितनी टाइप्स हैं ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कैसे है। मैंने कहा एक ही वैल्यू, अब यहाँ पे जो एक ही वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एक ही वैल्यू 1 0 0 1 0 आयोटा आयोटा 0 है, 0 आयोटा, एक ही वैल्यू क्या है पास? एक ही वैल्यू है 0 0 आयोटा आयोटा और 0, ये वैल्यू है एक ही, ये वैल्यू एक ही है। अब मुझे क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया तो ए को ट्रांसफॉर्म करना है। जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा सो वैल्यू क्या आ जाएगी? फॉर एग्जांपल ये रो में दी है वैल्यू, इसे कॉलम में लिखूँगा, 0 आयोटा लिख दिया, ये रो दिया हुआ इसे कॉलम में लिखूँगा। सो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी वही वैल्यू बन रही है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी अगर वही वैल्यू बन जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या कौन सा होता है? वो मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो पर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनल के अंदर सिर्फ 1 हो और बाकी जितने भी एलिमेंट हो वो सारे 0। बात समझ में आ रही है? जैसे कि 1 सारे एलिमेंट 0, 1 सारे 0, 1 0 1 0, इस तरह से हो जाएगी, मतलब डायगोनली सारे 1 हो और बाकी सारी वैल्यू 0 हो। इस तरह भी हो सकता है, या 1 0 0 1 हो, ये भी यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है। ये देखें 1 0 0 1, ये भी यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है।
तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स मैंने इसको कहा है। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने इसको क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो जितने एलिमेंट हैं वो दोनों को यहाँ 0 0 मौजूद है और यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। अगर सेम होंगे तो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, ये -2 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या हैं, सेम है। इतने एलिमेंट यहाँ पे सारे जीरो होने चाहिए लाजमी। डायगोनली क्या है, यहाँ पे सारे के सारे सेम है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि ये सेम है। अच्छा, 8वां जो यहाँ पर मैंने लिखी है वो लिखी है हर्मिशियन मैट्रिक्स। बुक के अंदर थोड़ी मिस्टेक है इसके अंदर, ये है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स कौन सा होता है अभी हम करके देखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? वो ये होती है कि ए को कॉन्जुगेट लो, उसको ट्रांसफॉर्म करो, एक एक वालों, सही है ना। ए को मैं ट्रांसफॉर्म करूँ, ए को मैं क्या करूँ, ट्रांसफॉर्म, वो ए को मैं कॉन्जुगेट लूँ, उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्म करूँ, वो इक्वल होगा ए के। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू है हमारे पास 0 आयोटा 2 आयोटा माइनस आयोटा 0 -4 आयोटा -2 आयोटा 4 आयोटा और 0, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा, कॉन्जुगेट में आपको पहले ही पता है कि उन एलिमेंट के में साइन चेंज करने हैं जो कॉम्प्लेक्स होंगे, जो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स, जो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ, जो आपस क्या होंगे, इमेजनरी होंगी। जैसे कि आपस यहाँ अगर मैं इसको ए का ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ माइनस आयोटा होगा, -2 आयोटा होगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा 0। मतलब मुझे उनके साइन चेंज करना है जिनके बाद आयोटा मौजूद है, इसके अलावा किसी के साइन में चेंज नहीं करना है। अच्छा जी, ट्रांसफॉर्म करना है इसको, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको हम। जैसे ही मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, जो रॉ होगी वो कॉलम बना देंगे, मतलब 0 माइनस आयोटा -2 आयोटा, आयोटा 0 4 आयोटा, रॉ दिया हुआ है कॉलम 2 आयोटा -4 आयोटा और 0। आप ये देखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू ए के बराबर है। ये पूरी वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा वही सवाल बन गया है। अगर कभी ऐसी कंडीशन बन जाए जब ए को कॉम्प्लेक्स, ए को हम कॉन्जुगेट भी लें, ट्रांसफॉर्म भी करें और दोबारा से फिर ए बन जाए, तो वहाँ पर वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ये भी होगा और हर्मिशियन मैट्रिक्स नीचे वाला भी है, मैं चेक कर चुका हूँ, ठीक है। ये भी क्या है, हर्मिशियन ही मैट्रिक्स है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं क्या न्यूज़पेपर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं आ न्यूज़पेपर एजेंट ऑफ अ टाउन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलो। वो ये कह रहे हैं कि एक एजेंट है टाउन का, जिसने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि मंडे को जो है ना वो 80 न्यूज़पेपर्स हैं, ट्यूसडे को 90 हैं, वेडनेसडे को 100 हैं। मतलब ये सारे के सारे जितने भी हैं सेल होते हैं, मतलब 80 जो है ना डेली डॉन क्या होते हैं, मंडे वाले दिन सेल होते हैं, न ट्यूसडे वाले दिन जो है 90 सेल होते हैं, वेडनेसडे वाले दिन 100 सेल होते हैं। इस तरह सेलिंग लिखी हुई है दोनों के दोनों न्यूज़पेपर की। उसके बाद उन्होंने बोला है इनको राइट करो द इंफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है एंड राइट इट ऑर्डर, और इसके ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो मैंने मैट्रिक फॉर्म में इस तरह लिखूँगा, ब्रैकेट बना के, स्क्वायर ब्रैकेट बना के 80 90 100, ये पूरी की पूरे नंबर मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दिए हैं। ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसको ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें कितनी रॉज है कितने कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कितनी रॉज हो गई हैं, 2 रॉज हो गई। कितनी रॉज हो गई, पहले हम रॉ लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और उसके बाद कॉलम लिखेंगे। कॉलम कितने होंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 4 5 6 7, तो कॉलम कितने हो गए, 7 हो गए। ये हमारा हो गया सवाल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक है। अननोन वैल्यूज में कौन कौन सी हैं, जाहिर सी बात है आयोटा अननोन थोड़ी है। हाँ, वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हमें निकालनी होगी, इसमें बी की वैल्यू निकालनी है, सी की और डी की। तो सिंपल हमारे पास क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है और दोनों सेम मैट्रिक्स है। सेम का मतलब क्या हुआ, दोनों की रॉज और कॉलम सेम है,
दोनों की रॉज और कॉलम क्या है, सेम है, रॉज भी इसमें 2 रॉज 2 कॉलम, 2 रॉज 2 कॉलम। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे। बाय कंपेयरिंग जो पहली वाले एलिमेंट है पहले वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब ए बराबर होगा 7 आयोटा के, इसी तरह बी बराबर किसके होगा -4 आयोटा के, सी बराबर किसके होगा 8 आयोटा के, और डी इक्वल किसके होगा 6 आयोटा के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। यहाँ हमसे क्या बोले, वही वाली चीज़, 3 रॉज 3 कॉलम, 3 रॉज 3 कॉलम है हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 रॉज है 3 कॉलम है, 3 रॉज है और 3 यहाँ पे कॉलम है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग करेंगे, अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल होगा -2 के, बी इक्वल होगा किसके -4 के, सी इक्वल किसके होगा 7 के इक्वल होगा, डी इक्वल किसके होगा 5 के होगा, डी इक्वल किसके होगा 2 के होगा। अच्छा, ई इक्वल किसके होगा, ई कहेंगे ई इक्वल होगा -3 के, एफ इक्वल किसके होगा 9 के होगा, और जी इक्वल किसके होगा 5 के होगा। सो यहाँ पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें, 3 के अंदर हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों आपस में क्या है 3 रॉज हैं और 3 कॉलम है इसके अंदर भी। सही, कंपेयरिंग करते हैं। बाय कंपेयरिंग, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है x प्लस का y इक्वल किसके होगा 3 के इक्वल होगा। सही, इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट है, अगर आप देखें यहाँ पे और भी है, 0 इक्वल टू 0 है, ये तो मुझे चाहिए नहीं। z इक्वल हो सकता है 3x के, वो मैंने इक्वल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है, 9 इक्वल होगा 9 के, नहीं ये भी नहीं चाहिए हमें। 2x प्लस का y इक्वल किसके है 4 के, ये मैंने ले लिया एक एलिमेंट, ठीक है। और इसके अलावा 6 इक्वल 6 के नहीं चाहिए। a इक्वल किसके होगा y डिवाइड बाई 2 के, वो मैंने यहाँ पे आगे वाले स्टेप में किया हुआ है। इसके अलावा 1 इक्वल 1 के, 3 इक्वल 3 के, इसके अलावा कोई नहीं लिखना है। अच्छा, हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन वैल्यूज में क्या है, x y z और a भी तो है, a भी है इसके अंदर, x y z और a। हमने यहाँ वैल्यू का रखा, पुट कर दिया द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4 माइनस का 2x। अब यहाँ पे क्या मैंने वैल्यू पुट करी है, मैंने वैल्यू को पुट करना है। कौन सी वैल्यू को पुट किया मैंने इसके अंदर, यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले मैं इस वाली इक्वेशन पे आया हूँ, ठीक है। 2x प्लस का y इक्वल टू 4 के, यहाँ से मैंने y की वैल्यू को निकाला है, प्लस का 2x से यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल हो जाएगा कि 4 माइनस के 2x के। अब मैंने यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4 माइनस का 2x, x की जगह x, y की जगह 4 माइनस का 2x इक्वल टू 3। सही है, प्लस माइनस माइनस कराऊंगा, 2 में से अगर x निकालूंगा तो माइनस का x प्लस का 4 आएगा इक्वल टू 3। प्लस का 4 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 3 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस के x से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1। अब दोबारा से हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ। 4 की जगह 4, 2 की जगह 2, x की जगह मैंने 1 पुट किया, 2 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। अब y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब z की वैल्यू के लिए हमें x पता होना चाहिए, तो पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, z की जगह z, 3 की जगह 3, x की जगह मैंने 1 पुट किया, 3 मतलब 3 हो जाएगा, z इक्वल टू 3। अच्छा, अब किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, a इक्वल किसके है y डिवाइड बाई 2 के, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पास, y की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोबारा से ये रही हमारे पास ये वाली इक्वेशन, a इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 2, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, 2 पुट कर रहे हैं। 2 इसकी जगह में लिखूंगा, 2 1 2, 2 1 2, कैंसिल हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1। सो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई है, z की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 2 आ गई है और a की वैल्यू क्या आ गई है 1। सो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आसान सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें सिंपल, हमें रॉ को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को आप रॉ में चेंज करना है, तो वही वाली बात है। अब देखिए यहाँ पे दिया कॉलम, रॉ दी हुई है, रॉ को मुझे ट्रांसपोज करना है, टी मतलब ट्रांसपोज करना है। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो ये रॉ है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा। इसको इस तरह से लिख देना नंबर को, ये ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास ये रॉ दी हुई है, 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा, ये रॉ में दिया हुआ है, कॉलम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए, पहले मैंने इसको एज इट इज सवाल को यहाँ लिख दिया है और उसके बाद टी लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं ट्रांसपोज करूँगा, ये रॉ में दिया हुआ है, ये पूरा मैंने कॉलम में लिख दिया है। ये रॉ में दिया हुआ है, ये पूरा मैंने इसको कॉलम में लिख दिया है।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ देखेंगे यहाँ वैल्यू किस में दी हुई है, कॉलम में दी हुई है। ये कॉलम में दी हुई है, इसको मैंने टी लिख दिया। टी मतलब ट्रांसपोज मुझे इसको करना है। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा ये कॉलम में, इसको मैंने रॉ में लिख दिया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। क्वेश्चन 4 में हमसे हाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमारे पास कितनी रॉज हैं, 1 2 3, 3 रॉज है 2 कॉलम है। मैंने इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया, टी लगा दिया। ये रॉ में दिया हुआ है, -2 आयोटा आयोटा इसको कॉलम में लिख दिया। 5 आयोटा 7 आयोटा रॉ में दिया हुआ है, कॉलम में लिख दिया। 2 आयोटा -5 आयोटा रॉ में दिया हुआ है, कॉलम में लिख दिया। ये ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है। टी मतलब ट्रांसपोज करना है इसको मुझे। जब ट्रांसपोज करूँगा ये रॉ में दिया हुआ है, ये कॉलम में चेंज कर दिया। ये रॉ में दिया हुआ है, ये कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज के लिए मैं टी लगा दिया यहाँ पे। ये पूरी वैल्यू रॉ में दी हुई है, इसको मैंने कॉलम में लिखा है। ये पूरी वैल्यू रॉ में दी हुई है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। ये रॉ में दी हुई वैल्यू, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 से कह राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हमें इसको लिखना है। हमारे पास दिया हुआ है ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और 2 और 3। 2 और 3 का मतलब ये कि पहली वाली नंबर ऑफ रॉ कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 है। अब हमें ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रॉज हो और 3 कॉलम हो। तो पहले हमें क्या करना है, कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, A11 A12 A13, ये बन जाएंगे आप कॉलम। और रॉ कितनी 2 है, मतलब एक रॉ तो ये बन जाएगी A21 A22 A23। मतलब क्या हुआ, इसमें 2 रॉज हो गई। पहले मैंने कॉलम बनाए, कॉलम इस तरह बन जाएंगे A11 A12 A13, तो सिंपल सी बात है 3 कॉलम बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 2 रॉ के मतलब ये कि एक दफ़ा और इसको हम लिख देंगे A21 A22 A23। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएंगे रॉ। 2 रॉज हो गई हैं, 1 2 3, ये 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। इसी तरह एक्स, हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स है और वहाँ पास में रॉ कितनी है, रॉ उसमें 3 है, कॉलम कितने 4 है। नंबर ऑफ रॉ 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 4। अब पहले कॉलम की बात करेंगे, x11 x12 x13 x14, खुद ब खुद 4 कॉलम आपके बन गए। अब रॉ बनानी है, रॉ का मतलब ये 3 रॉज होनी चाहिए ना। x21 आ जाएगा, x31 आ जाएगा। इसी तरह नंबर चलेंगे x21 22 23 24 31 32 33 34। कितनी कॉल रॉ हो गई, 3 रॉज हो गई। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4। जो कॉलम कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला है, बी इक्वल टू बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 4 रॉज हैं और 4 कॉलम है। नंबर ऑफ रॉ कितनी है, 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने 4। तो B12 1 1 1 2 1 3 1 4, ये कॉलम बन जाएंगे हमारे पास। और रॉ कितनी है, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4। अब यहाँ देखें कितनी रॉज हो गई है, 1 2 3 4, 4 रॉज, 1 2 3 4, 4 कॉलम। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें फाइंड करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर मैं ए को ट्रांसफॉर्म करूँ, ए आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं ए को ट्रांसफॉर्म करूँ और ए के बाद ए तो आ रहा है लेकिन कोई साइन डिफरेंट है सबके, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। वो भी क्लियर हो जाएगा, वो आगे करेंगे तो। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे करना है, लाजमी सी बात है ट्रांसफॉर्म तो दोनों में ही होना है, तो मैं पहले ट्रांसफॉर्म करूँगा। ए को मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, ये पूरा मैट्रिक्स इक्वल किसके, ए के इक्वल है। उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं बता चुका हूँ आप लोगों की। रॉ दी हुई है 0 -5 -6 5 0 7, ये आ गया 6 -7 और 0, ये ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा है। क्यों, ए के सारी वैल्यूज आ तो नहीं है लेकिन के साइन चेंज आ रहे हैं। जगह -5 है +5 आ रहा है, -6 है +6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है -5 आ रहा है, तो मतलब ये सिमेट्रिक तो बन नहीं रहे। अब मैं इसमें माइनस अप्लाई करूँगा, जब माइनस अप्लाई करूँगा यहाँ पर माइनस टी क्या लगा दूंगा, और जब मैं माइनस यहाँ अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्लस की वैल्यू है माइनस बन जाएगी, जो प्लस की वैल्यू है माइनस, जो माइनस की है प्लस, सिंपल ये साइन चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमने माइनस अप्लाई किया है तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अगर हमारा ए यहीं पर ही बन जाता सेकंड स्टेप के अंदर तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर हमारे पास नहीं आ रहा है, ए साइन चेंज आ रहे हैं सबके, तो हम क्या करेंगे, माइनस अप्लाई करके ए के इक्वल करेंगे और वो हमारा बन जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैंने किसकी इक्वल किया, ए के इक्वल कर दिया, ए के इक्वल कर दिया, पूरी वैल्यू का मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, मतलब 758 कॉलम में लिखूंगा, 5 माइनस 1 6 कॉलम में लिखूंगा, 8 6 माइनस 1 कॉलम में लिखूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको कॉलम में लिखा, सो आप देख सकते हैं कॉलम में लिखने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, और ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना, पूरा का पूरा सवाल बन चुका है, बन गया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है, सवाल वही बन गया है। तो अगर सवाल वही का वही बन जाए तो वो बन जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर सवाल के अंदर साइन का फर्क आ रहा है तो फिर हम माइनस अप्लाई करके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने सवाल को पहले एक इक्वल कर दिया, एक इक्वल करने के बाद को ट्रांसफॉर्म किया, 0 1 -3 ऐसे लिख दिया, -1 0 5 ऐसे लिख दिया है कॉलम के अंदर, -3 -5 और 0 ऐसे लिख दिया। आप देखें ये पूरा पूरा एक इक्वल हो रहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है, +1 -1 +3 -3। अब मैं क्या करूँगा, माइनस अप्लाई करूँगा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे माइनस अप्लाई करूँगा इस पर, तो जिसके भी साइन चेंज होंगे सबके साइन चेंज कर देगा। 0 तो प्लस माइनस का होता ही नहीं है, प्लस माइनस का 1 +1 प्लस का 3 माइनस -3 +3, साइन सबके चेंज कर दिए यहाँ पे। जब मैं साइन चेंज करूँगा ये पूरी की पूरी वैल्यू एक इक्वल हो जाएगी, हो गई एक इक्वल, पूरी वैल्यू एक इक्वल हो गई, पूरा सवाल बन गया। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहे हैं कि हम पहले हमने एक इक्वल कर दिया पूरा एज इट इज, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, 1 2 5 2 5 -7 लिख दिया, 5 -3 और 3 मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये देखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना सवाल बन चुका है। अगर ये पूरा का पूरा सवाल बन गया है तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो वहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहे हैं, पहले हम इससे करेंगे एक इक्वल कर देंगे, मैं इसको एक इक्वल कर दिया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, 0 -5 4 मैंने ऐसे लिख दिया है, 5 0 -1 ऐसे लिख दिया कॉलम के अंदर, -1 -4 और 1 और 0 मैंने ऐसे लिख दिया है। उसके बाद देखेंगे कि पूरा पूरा सवाल पूरा पूरा जो है ट्रांसफॉर्म करने के बाद ए नहीं बन रहा है, एक इक्वल नहीं हो रहा है। जब एक इक्वल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस अप्लाई करेंगे। माइनस मैंने अप्लाई किया मतलब इन सब के मैंने साइन को चेंज कर दिया। जब मैंने इन सब के साइन को चेंज कर दिया तो पूरी की पूरी वैल्यू जो है सवाल बन चुका है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू एक इक्वल हो चुकी है। जब ये वैल्यू पूरी एक इक्वल हो चुकी है तो ये वहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि हमने माइनस अप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है। अगर माइनस अप्लाई करने से पहले आ जाए तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, लेकिन अगर माइनस अप्लाई करने के बाद आए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नीलपोटेंट मैट्रिक्स। हमें इंडेक्स निकालना है, इंडेक्स निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना वो मुश्किल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है। सही है, पहली फर्स्ट वैल्यू आप क्वेश्चन आप 1 हमारे पास दिया हुआ है 0 1 0 0 0 1 0 0 0, हमें इसको इक्वल कर लिया एक है। अगर आपको इंडेक्स निकालना है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स निकालना है, तो याद रखिएगा जब तक कि ये सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो जाते, जब तक कि ये सारे एलिमेंट मतलब 1 1 भी ज़ीरो नहीं हुए, तब तक कि हम इसको ए से मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे, ए से मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे। और जब ये सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे सो वो जो पावर होगी वो यहाँ पर इंडेक्स कहलाएगी। बताता हूँ किस तरह से करना है। अब इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी वैल्यू को इसी से मैं करूँगा, मतलब ए का स्क्वायर लूँगा, मतलब इसको 2 मरतबा इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह से, इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ए की वैल्यू ए का स्क्वायर यहाँ कर दिया है और ए की वैल्यू लिखी, दोबारा ए की वैल्यू लिखी है। अब हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करनी है, सो मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रॉ मल्टीप्लाई होगी किससे, कॉलम से। अब देखिएगा 0 1 ज़ा 0 1 1 1 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0। अब यही वाली रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0। रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 1 ज़ा 0 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 आ गया। सही, ये रॉ तीनों कॉलम से हो गई है। अब सेकंड वाली रॉ होगी तीनों कॉलम से, 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 1 0 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 1 0 ज़ा 0।
0 0 था 0, 0 0 था 0, ये आ गया 0 0 था 0, 0 1 था 0, 0 0 था 0 और 0 0 था 0, 0 0 था 0, 0 1 था 0 और 0 0 था 0। तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैंने इन सबको ऐड करवाया, यहाँ पे एक 1 बच गया है। तो अभी हमारे पास एक एलिमेंट अभी भी ऐसा है जो हमारे पास क्या है, 1 नहीं हूँ, 0 नहीं हुआ है। तो हम दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर को ए से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो ये वाली वैल्यू को मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया, यहाँ ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, सही है ना, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, जो सवाल था हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा से रॉ को कॉलम से, रॉ को कॉलम से, रॉ को कॉलम से, जिस तरह मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया इस तरह मल्टीप्लाई करना है। रॉ को कॉलम से, रॉ को कॉलम से, रॉ को कॉलम से, रॉ को कॉलम से कराएंगे, रॉ को कॉलम से कराएंगे, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कंडीशन बनेगी। और जब मैं इनको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे सारी वैल्यू, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ए का क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा, सारी वैल्यू जीरो हो गई हैं। अगर सारे एलिमेंट जीरो हो जाए वो इक्वल होता है किसके, जीरो के। सो ये हमारे पास कहलाएगा ए इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए जो है निलपोटेंट मैट्रिक्स है ऑफ इंडेक्स, जिसकी पावर क्या है, इंडेक्स क्या है कि पावर क्या होगी, 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सबसे पहले मैं इसको एक इक्वल कर दिया और मैंने ए की वैल्यू को यहाँ पे 2 मरतबा लिखा और यहाँ पे लिख दिया ए का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किस तरह करवा रहे हैं, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 3 प्लस का 3 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, 1 3 ज़ा 3 माइनस का 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9, 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12, 1 4 ज़ा 4 माइनस का 4, 3 4 12 माइनस 12, 4 4 16 प्लस का 16। फिर रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, 4 1 ज़ा 4 प्लस का 4, 1 1 3 ज़ा 3 प्लस का 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9, 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12, 1 4 ज़ा 4 प्लस का 4, 3 4 12 प्लस का 12, 4 4 16 माइनस का 16। रॉ कॉलम से होगा, 1 1 ज़ा 1 प्लस का 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस का 3, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4, 1 3 ज़ा 3 माइनस का 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9, 4 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12, 1 4 ज़ा 4 प्लस का 4, 3 4 12 माइनस का 12, 4 4 16 प्लस का 16। जब मैं इन सब वैल्यू को माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 4, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा माइनस 12, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा माइनस 16, इन सब वैल्यू को प्लस माइनस कराऊंगा तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। और जब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, माइनस प्लस करवाता हूँ, +4 से -4 कैंसिल, +12 से -12 कैंसिल, +16 से -16 कैंसिल, सब सारी वैल्यू कट हो जाएंगी तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी, सारे एलिमेंट जीरो होगा, इक्वल होगा जीरो के। तो पावर क्या है इसकी, इंडेक्स क्या है, 2 है। ए इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, जो कि सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं, ऑफ इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या होगा यहाँ पे, इंडेक्स क्या होगा कि पावर क्या है कि 2, तो वहाँ पे इंडेक्स क्या आ गया यहाँ पे 2, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है भी हमें वही वाली चीज़ अप्लाई करनी है जो हमने अभी यहाँ अप्लाई करी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले मैंने इसको एक इक्वल कर दिया, एक इक्वल करने के बाद मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस वैल्यू को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है, सही है। पहली वैल्यू को 1 1 ज़ा 1, 1 रॉ 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 3 2 6 माइनस 6, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 3 2 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 3 9 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9। रॉ कॉलम से होगा, 1 5 ज़ा 5, 2 5 ज़ा 10, 6 2 12 माइनस 12, 5 1 ज़ा 5, 4 2 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6 माइनस 6, 5 5 3 ज़ा 15, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 माइनस 5, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3, 2 2 3 ज़ा 6 माइनस 6, 6 1 ज़ा 6 माइनस 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9। इन वैल्यू को प्लस माइनस कराएंगे तो ये वाली ये बनेगी वैल्यू, मतलब ये क्या, अगर मैं इसको प्लस माइनस कराऊँ 1 + 5 6 हो जाएगा, इसी तरह इस सारी वैल्यू को प्लस माइनस करवा के ये वैल्यू बनेगी, सही। और जब मैं इन दोनों वैल्यू को भी सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर जो ए का स्क्वायर आएगा वो आएगा 0 0 0 3 3 9
-1 मतलब ये सारे एलिमेंट अभी तक ज़ीरो नहीं हुए। जब सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे तो हम एक दफ़ा और ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा, डॉट लगाया और ए लगा दिया। यहाँ पे ये वाली वैल्यू का एडिट यहाँ लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू रखी है कि एक ही रखी है, जो मेरा सवाल है वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सो 0 1 ज़ा रॉ कॉलम से होगी, 0 1 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, सही है, 0 2 ज़ा 0 रॉ कॉलम से होगा, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 माया का 0, 0 3 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, मतलब पूरी वाली रॉ तो ऊपर की 0 हो गई। अब फिर रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सही है ना, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 9 2 ज़ा 18 -18, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 9 1 ज़ा 9 माइनस का 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 आ गई। ये रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, 5 1 ज़ा 5 माइनस का 5, 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस का 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस का 1 आ गया, 1 माइनस का 1 आ गया यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 आ गया, 3 1 ज़ा 3 प्लस का 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 आ गया, 1 6 ज़ा 6 माइनस का 6 आ गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9 आ गया। जब मैं इन सारी वैल्यू को प्लस माइनस करवाऊंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, इक्वल होगा जीरो के। ए इज़ एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, जो पावर क्या बनेगी इसकी, क्यूब, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोले फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। हाँ, पीरियोडिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सही है, ये यहाँ पास ए की वैल्यू दी हुई है, मैंने एक इक्वल कर दिया है इसको। उसके बाद मैंने ए की वैल्यू को ए से मल्टीप्लाई, अब हमें क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। पीरियड में यहाँ पास क्या होता है, हमारे पास हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाते हुए जाते हैं, और जब तक हम ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे जब तक कि हमारे पास दोबारा से यही सवाल नहीं बन जाए, मतलब यही वाले एलिमेंट दोबारा ना बन जाए। ठीक है, अब हमने ए की वैल्यू को लिखा है यहाँ पे, ए को ए से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सही है, मल्टीप्लाई करवाते हैं रॉ को कॉलम से। अब मुझे मल्टीप्लाई करवाने की बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पीछे मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूँ सारी। रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, एज इट इज ऐसे। फिर रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, रॉ मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, रॉ मल्टीप्लाई होगा कॉलम से, इस तरह से। रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रॉ कॉलम से होगा, रॉ कॉलम से होगा, मतलब रॉ मल्टीप्लाई हो रही है कॉलम से। मैं एक लाइन आपको करके भी दिखा देता हूँ, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 माइनस 12, 1 2 ज़ा 2 माइनस 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, 6 0 0, 1 6 ज़ा 6 माइनस 6, 2 9 ज़ा 18 माइनस 18, 6 3 ज़ा 18। ये पूरी रॉ तीनों कॉलम से मैंने की है। सेकंड रॉ तीनों कॉलम से करेंगे, थर्ड रॉ तीनों कॉलम से करेंगे, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब वहाँ पर जो ए का स्क्वायर आएगा ना, उसका आंसर ये आएगा, सही, ए का स्क्वायर क्या आया, भाई ये आंसर आ गया। ए का स्क्वायर आने के बाद जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, -5 -6 -6 9 10 9 -4 -3। लेकिन ये तो इक्वल है ही नहीं है के, तो मैं दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से होगा। ठीक है, जब हम ए स्क्वायर को मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ए के स्क्वायर ये रहा ए का स्क्वायर का आंसर, और ये रहा ए। तो जब मैं रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो ए क्यूब का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये यहाँ पास ए क्यूब का आंसर आ गया। और जो ए क्यूब का जो आंसर आया है 1 -2 -6 -3 2 और 9, ये जो वैल्यू आई है पूरी की पूरा हमारे पास सवाल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीरियड क्या होगा, हमारे पास पीरियड होता है k + 1। के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू ए क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हमारा पीरियड यहाँ पास क्या होगा, हमेशा पीरियड एक कम होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज़ अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड। पीरियड हमारे पास क्या होगा, क्यूब पे आया है, क्या होगा पीरियड हमारे पास क्या होगा, के की जो वैल्यू है ना असल में वही पीरियड है। क्या होगा हमारे पास, ए की पीरियड क्या होगा हमारे पास, 2 होगा। पीरियड हमारे पास किसमें क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हमें दो मैट्रिक्स फाइंड करने। अब हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ ए बन जाए तो इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे पास ए को ए से मल्टीप्लाई करवाऊँ और आइडेंटिटी बन जाए, मतलब 1 0 0 0 1 0 इस तरह से बन जाए, आइडेंटिटी बन जाए, तो वहाँ पास क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। सो पहले हमने यहाँ पे ए लिखा,
ए को ए से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सही, जब मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, ए को ए से मैं 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1 कॉलम, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन सारी। सही, जब मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो आप प्लस माइनस करवाने के बाद ये जो बन रही है वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये का इनवॉलिटरी मैट्रिक्स ये, तो इसका आंसर क्या होगा वहाँ पास? इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। जब भी ए का स्क्वायर इक्वल हो जाए आई के तो वो कहलाता है इनवॉलिटरी मैट्रिक्स। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करना नहीं बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई आपको मैं पहले करवा चुका हूँ, पीछे वालों में बता चुका हूँ। सो इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसी वजह से मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। 1 रो 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही हमारे वही वाली कंडीशन है, ए को पहले हम ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मैंने ए को ए से सबसे पहले मैंने इसको एक इक्वल कर दिया, ए और ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए का मैट्रिक्स, ए का स्क्वायर का मतलब ए के मैट्रिक्स को 2 मरतबा लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 रो 1 कॉलम से, करके दिखा देता हूँ। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 माइनस का 4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 1 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6 4 2 ज़ा 8 प्लस का 8 2 2 2 4 ज़ा 8 माइनस का 8 2 4 ज़ा 8 माइनस का 8 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12। इसी तरह 1 रो 3 कॉलम मैंने किए। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से करेंगे, थर्ड रो को भी तीनों कॉलम से करेंगे। तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर का जो आंसर है, सो यहाँ पर जो ए स्क्वायर का आंसर आया वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। 2 माइनस 2 प्लस माइनस तो आप लोग करवा ही लेंगे। 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3 ए स्क्वायर। अब आप देखें, जब मैंने ए का स्क्वायर लिया ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ना ए बन गई है। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू ए की वैल्यू बन जाए तो वो हमारे पास कहलाएगा इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल हो गया ए के, सो ए इज एन इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और नाइदर। आपको फाइंड करना है कि हर्मिशन मैट्रिक्स है ये, स्क्यू हर्मिशन है या हम दोनों में से कुछ भी नहीं है। किस तरह से करेंगे हम? सबसे पहले हमसे क्या कह रहे हैं, इसके अंदर हमें करना ये होगा कि पहले हमें हर्मिशन मैट्रिक्स समझना होगा। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? पहले मैं ए का कॉन्जुगेट करूँगा और फिर इसका ट्रांसफॉर्म करूँगा। अगर ए आ जाए दोबारा से, ट्रांसफॉर्म करने के कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर ए ही बन जाए तो हर्मिशन कहलाएगा। और अगर ए नहीं, ए बन रहा है लेकिन उसके साइन चेंज है सबके, तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स बनेगा। किस तरह से करेंगे सवाल को? सबसे पहले मैंने इसको एक इक्वल कर दिया। एक इक्वल करने के बाद मैं इसका क्या लेना है? कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं? इसमें यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आयोटा है उसके हमें साइन चेंज करने हैं। 3 दिया हुआ है, 1 देखो आयोटा आ गया तो प्लस का माइनस का 2 आयोटा प्लस कर दिया। 4 लिखा प्लस का 7 है माइनस 7 आयोटा कर दिया। 1 लिखा माइनस का 2 आयोटा कर दिया। माइनस 4 एडिट आ गया, माइनस का 2 आयोटा प्लस कर दिया। माइनस 7 आयोटा प्लस कर दिया, प्लस 2 आयोटा माइनस कर दिया, 5 एडिट आ गया। ये मैंने ले लिया क्या? कॉन्जुगेट। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म किस तरह करते हैं? रॉ को कॉलम में लिखना है, रॉ को कॉलम में लिखना है, रॉ को कॉलम में लिखना है। अब देखते हैं, जब मैं रॉ को कॉलम में लिखूंगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी। इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, इस तरह से हमारी कंडीशन बन जाएगी जब मैं रॉ को कॉलम में लिखूँ। ये रॉ कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया। और आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा वो वैल्यू जो है ना सवाल बन चुका है, पूरा सवाल बन गया, मतलब एक इक्वल हो चुका है पूरा का पूरा। अगर एक इक्वल हो जाएगा तो ए इज एन हर्मिशन मैट्रिक्स, तो वहाँ पर से कहलाएगा वो हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सबसे पहले मैंने उसको एक इक्वल कर दिया। एक इक्वल करने के बाद मैंने इसके सबके साइन चेंज किए। किसके साइन चेंज करना है? कॉन्जुगेट लेना है। जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो जहाँ जहाँ पे भी आयोटा है माइनस का है प्लस कर दिया, प्लस का था माइनस का कर दिया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस। इसको मैंने क्या कर दिया? कॉन्जुगेट कर दिया। मतलब साइन को मैंने चेंज कर दिया, आयोटा के साइन को चेंज करना है सिर्फ। उसके बाद हमें का ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये पूरी रॉ दी हुई है, इसको कॉलम में लिखना है। आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा, रॉ दिया हुआ है कॉलम में लिखना है। माइनस 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा 5 आयोटा, रॉ दिया हुआ है कॉलम में लिखना है। माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस का आयोटा। अब ये वैल्यू इसके इक्वल तो है लेकिन साइन का फ़र्क है।
साइन का फ़र्क है। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये पूरी वैल्यू सेम है लेकिन साइन का फ़र्क है। तो हम अप्लाई करेंगे आप माइनस, या माइनस साइन आप कॉमन ले लो, ये भी कर सकते हो। जब मैं माइनस यहाँ से बाहर निकालूंगा, जो वैल्यू माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। क्योंकि अगर मैं माइनस इनको अप्लाई करता हूँ ना माइनस को यहाँ पे, जैसे ही माइनस को अप्लाई करूँगा तो यही वाली कंडीशन दोबारा बन जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए बन जाएगा। ये ए की पूरी वैल्यू बन गई है, माइनस का ए मैं इसको लिखूँगा। और यही हमारे पास क्या रहेगा, ए इज़ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने ए को कॉन्जुगेट किया, ट्रांसफॉर्म किया और माइनस अप्लाई किया, तो तब जाके ये ए की वैल्यू बन रही है, तब जाके ये पूरी वैल्यू बन रही है। एक इक्वल तभी जाके एक इक्वल हो रही है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ए इज़ एन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सोल्यूशन लिखा। पहले मैं इसको एक इक्वल कर दिया। जब मैंने एक इक्वल करा, अब मैंने ऐसे क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। मतलब आयोटा के साथ जो जो साइन होगा वो चेंज करना है। माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का कर दिया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। ये मैंने साथ कॉन्जुगेट ले लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब ये रॉ में दी हुई वैल्यू ये मैंने कॉलम में लिख दी, ये रॉ में दी हुई है कॉलम में लिख दी, ये रॉ में दी हुई है ये मैंने कॉलम में लिख दी। सो हमारे पास अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी देखो इसके इक्वल नहीं हो रहा है, सही है। और अगर मैं माइनस साइन भी यहाँ से कॉमन ले लूँ, माइनस भी अगर अप्लाई कर दूंगा, तब भी ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा, सही है। आप पहली वाले एलिमेंट को ही करके देख लीजिएगा, कभी भी नहीं बनेगा। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है ए जो है, अगर मैं अगर कॉन्जुगेट किया, ट्रांसफॉर्म किया, तब भी एक इक्वल नहीं हो रहा। अगर मैं माइनस साइन अप्लाई भी कर रहा हूँ तब भी ये एक इक्वल नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल माइनस में अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस का वन हो जाएगा, यहाँ प्लस का वन बन रहा है, तो ये अब भी इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो ये ना ही हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा और ना ही हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस से आप लोग अपडेटेड रहें। और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। सो कोई क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहे हैं, फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई जेड सच दैट द मैट्रिक्स इज एन हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि मैट्रिक्स जो है ना हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और हमें इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसको। किस तरह फाइंड करेंगे, सो मैंने यहाँ पे लिखा हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ए का कॉन्जुगेट करूँ और उसको ट्रांसफॉर्म करूँ और यही आ जाए तो वहाँ पर से कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ मैंने ए की वैल्यू यहाँ लिख दी पूरी की पूरी, यहाँ भी लेफ्ट साइड पे भी ए की वैल्यू रखी है, यहाँ लेकिन मैंने कॉन्जुगेट और टी लगा दिया है। अब जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है ना वो मैट्रिक्स वो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग हमारे पास नहीं होगी। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले कॉन्जुगेट करना है। जब हम कॉन्जुगेट करेंगे जो जो आयोटा के साथ साइन होगा वो चेंज होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा माइनस हो जाएगा, प्लस का वाई माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा माइनस का हो जाएगा, प्लस का जेड आयोटा माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, ये वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। तो लाइन इसके पास हटा दी मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं से कॉन्जुगेट ले चुका हूँ। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा, रॉ को कॉलम में लिखूँगा, 3x माइनस 2 आयोटा माइनस का y आयोटा, ये आ गया, ठीक है। 3 प्लस का 2 आयोटा 0 1 माइनस का z आयोटा, ये आ गया, माइनस का y आयोटा 1 प्लस का x आयोटा माइनस का 1, ये आ गया, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इन्होंने ये बात हो गई ये पूरी। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें x y z की वैल्यू को फाइंड करना है। अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि 3 तो इक्वल हो गया 3 के, 3 प्लस का 2 आयोटा x प्लस के 2 आयोटा के इक्वल है। सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है ना, तो मैंने वो इक्वल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक और वैल्यू है, यानी कि माइनस का y आयोटा इक्वल होगा प्लस के y आयोटा के, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिया।
इसी तरह से 1 माइनस का जेड की वैल्यू फाइंड करनी, जेड आयोटा इक्वल होगा 1 माइनस के, सो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 माइनस का जेड आयोटा इक्वल टू 1 माइनस का एक्स आयोटा। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको इसे, क्योंकि यहाँ पे हम आराम से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई से भी एलिमेंट को, अब ये भी ले सकते हैं इन दोनों को, आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी ले लीजिए। सो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैंने इस वाली एक इक्वेशन ली थी मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस का 2 आयोटा यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2 आयोटा हो गया, प्लस 2 आयोटा से माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है, आई आयोटा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ देखिए डिवाइड हो जाएगा, तो आयोटा से आयोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का वाई इक्वल टू वाई बनेगा, माइनस का वाई है यहाँ पे आएगा तो प्लस का 2 वाई हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, प्लस कराऊंगा तो 2 वाई बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगर आप 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होगा 2 खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3 आयोटा बनेगा यहाँ पे। अब आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आयोटा से आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।